हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें हम काफी मोस्ट क्वेश्चंस है, मैपिंग वर्ड्स है, काफी चीजें कर चुके हैं। एक चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि किस प्रकार से हम कॉपी लिखें, यानी हमको मालूम तो पड़े कि किस प्रकार से हमको अपने आंसर राइटिंग लिखनी है। क्या हम किसी जो पिछले साल के टॉपर्स उनकी कॉपी देख सकते हैं, ये हमारे मन में आता है। तो लीजिए, मैं वही आपको लेकर आया हूं। मैं यहां पर दो कॉपी लेकर आया हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो टॉपर्स की कॉपी किस प्रकार है, और एक आपकी हैंडराइटिंग सामान्य है तो भी 56 में 56 नंबर आ रहे हैं, दोनों में 56 में 56 नंबर आ रहे हैं, तो कॉपी में लिखने का तरीका किस प्रकार हो। तो लीजिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करे। आपको पूरा वीडियो देखना है और चीजों को समझना है। मैं यहां पर पूरे आंसर रीड नहीं करूंगा, केवल आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, देखिए आप अगर आप पेपर देखिए, हम बात करते हैं साल 2023 का पेपर, पिछले साल का पेपर है, और ये पेपर आपके इस प्रकार से है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें, जैसे अभी जो आ रहे हैं वो 15 आ रहे हैं, लेकिन ये पिछली बार का पैटर्न था, तो यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके अभी 16 आ रहे हैं, 9 है। रिक्त स्थान केवल 5 आ रहे हैं, जो अभी 4 आ रहे हैं, जो अभी 10 है, और अति लघुतरात्मक प्रश्न की इस प्रकार से ये पेपर है। ठीक है, ये वाला पेपर आपका है ना। अब ये पेपर जो आपके पास में आ गया, अब देखिए इसका आंसर राइटिंग कैसी है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहां पर देखिए आप, ये राजस्थान बोर्ड की 2023 की टॉपर की कॉपी है, जिसके 56 में 56 नंबर है। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए आप, इन्होंने जो फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन थे, जो 9 नंबर के क्वेश्चन थे, उनके आंसर ऐसे दिए हैं। पहली बात तो आप देखिएगा, कॉपी जो होती है यहां पर प्रश्न संख्या लिखनी होती है, और ये जो कॉलम है को खाली छोड़ना पड़ता है, जहां पर हम मतलब एग्जामिनर नंबर देता है। थोड़ा सा आपको लिख नहीं रहा होगा, मैंने बड़ी मुश्किल से कॉपी कहीं से ली है, जिसकी आप यूं मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट है, जो आप देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन का तरीका देखिए, इन्होंने क्या किया है, जो टॉपर से 56 में 56 नंबर लेकर आए, इन्होंने लिखा है प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9, और उनका आंसर है ए द से ब द, ये वाला है, और पूरे के पूरे नंबर है 9 है, और 9 में से 9 नंबर यहां पर मिले। तरीका आप बोलेंगे सर कैसा है, ठीक है गलत है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके के अंदर। यहां पर इस तरीके के अंदर अगर आप इसको सीधा स्ट्रेट लिख रहे हैं तो भी सही है, और अगर आप बिल्कुल लंबे से लिखेंगे तो भी सही है। अगर आप इसमें लिखते हैं उत्तर नंबर 1 और इसका आंसर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्किंग आपके नंबर 9 में से 9 आएंगे। तो ये तरीका अच्छा है, मुझे समय भी बचता है, और ठीक है, मैं ये मानता हूं। आप अगर इसका उत्तर लिखेंगे कि भाई प्रश्न संख्या 1 और उसका उत्तर, जैसे मान लीजिए यहां पर प्रश्न संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल, संसाधन भूगोल, तो आपने उत्तर लिखा 1 और लिखते हैं संसाधन भूगोल, तो उसकी जगह ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है दूसरे नंबर में हमारे पास में जो क्वेश्चन है 4 की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो रिक्त स्थान है, सीधा इन्होंने उत्तर लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरा है कि रसदार खट्टे फलों की, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर सेकंड है परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में कब आई, तो भाप के इंजन को इन्होंने फिलअप कर दिया है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्होंने कर दिए हैं। 4 क्वेश्चन है, पूरे में 4 में से 4 नंबर यहां पर इनको मिल गए हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन जो वन लाइनर जो 1 नंबर का है, कि इसमें जो क्वेश्चन है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य संभववाद की विचारधारा से संबंधित है। प्रश्न क्या था, प्रश्न को अगर आप देखेंगे यहां पर तीसरे का पहला, तो क्या है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, ये वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है। और यहां पर इन्होंने लिखा है, जिनकी भी कॉपी है, उन्होंने क्या लिखा है कि सीधा लिखकर, और फिर लिखा है यहां पर देखिए, प्रकृति अवसर प्रदान करती पूरी लिखा, और ये वाक्य संभववाद की विचारधारा से संबंधित। ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप इसमें मेरे हिसाब से और चेंज कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चा है, जो भी जिसकी भी कॉपी है, उसकी हैंडराइटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है ना। तो हैंडराइटिंग अच्छी है तो इसका इसको एडवांटेज मिला है ना। यहां पर इनको इतना यहां पर लिखा है इन्होंने, इसके साथ में इनको लिखना चाहिए था प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव का उपयोग करता है। इसमें इसके अंदर यहां पर प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं अवसर प्रदान करती है, अतः यहां पर संभववाद विचारधारा की झलक मिलती है। या फिर आपने इसका नाम लिख देते कि विडाल, ये विचारधारा किस देती है, विडाल डी विलास देती है, अगर थोड़ा सा लिखते तो, नहीं तो इनफ है, ठीक है, हम कह सकते हैं। अगला है यूएनडीपी का पूरा नाम, इन्होंने बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इंग्लिश के अंदर भी इसको लिखा है। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर आप चाहते यहां पर पॉइंट्स की, इनको जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा है, तो आप लिख सकते थे कि 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी है, बस एक पॉइंट, 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी है। फिर अगला है प्राथमिक क्रिया, 3 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखे, तो ये आपने लिख दिया, वनों से लकड़ी काटना, कृषि, पशुपालन। एक लाइन और आ सकती थी इसके अंदर कि प्राथमिक क्रियाएं, और सामने लिख सकते थे कि प्रकृति से सीधा संबंध होता है, और फिर आप 3 नाम लिख सकते थे। ठीक है ना, और अच्छा करने के लिए। वैसे तो इनके 56 नंबर आए हैं, बात तो है कि नंबर 56 आएंगे तो आएंगे आएंगे, लेकिन थोड़ा और प्रभावित करने के लिए आप इसमें एक प्राथमिक क्रिया की जो परिभाषा लिख सकते थे, बड़ी नहीं, केवल कि यह क्रिया किससे संबंधित है, प्राथमिक कार्यों से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। अब दिक्कत कहां आ रही है मैं समझाना चाहूंगा। इन्होंने चौथा क्वेश्चन किया है, लेकिन तीसरे का चौथा किया है, पूरे नंबर मिले 4 में से 4, लेकिन चौथे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है। हो सकता है क्या दिक्कत रही होगी, इनको टाइम नहीं मिला होगा, इन्होंने यहां पर लाइन नहीं छोड़ी। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन खत्म करने के बाद में कम से कम 2 लाइन छोड़नी है। ठीक है ना, मैं दोबारा को बताना चाहूंगा, इस कॉपी को इतनी अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छी है इसलिए अच्छी लग रही है। नहीं तो अगर यही कॉपी अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो आप इसको पढ़ भी नहीं पाते। जिस प्रकार से इन्होंने गैप नहीं छोड़ा है तो आप इसको पढ़ भी नहीं पाते, है ना। तो हरियाली केंद्र इन्होंने बताया, हरियाली के बारे में इन्होंने बता दिया जो उनको बताना है। ठीक है ना, अच्छी बात। मैं यहां पर क्या कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने यहां करा है, मेरी बात आप समझेंगे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं अगर इसको करूंगा तो आपको कैसे करना चाहिए था, आपको इसको करना चाहिए था, यहां पर लिखते हैं हरियाली कार्यक्रम, ठीक है ना, यहां से, और फिर लिखते हैं आप, पहला तो ये लिखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इतना सा चलाया गया जल संभर कार्यक्रम, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता कि ग्रामीण जनसंख्या को पीने का जल व अन्य पेयजल व सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध करना। बस, बहुत सुंदर लगता है बेटा, को भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है इसलिए आप इसको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। जनसंख्या घनत्व है, नो डाउट अच्छा दिया है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः भूमि के आकार और जनसंख्या के अनुपात को समझना आवश्यक है। इस अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये जो बच्चा है जिसकी भी कॉपी है, उनके शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, इस कारण इन्होंने यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखा है, देखिए, और इसमें यहां पर इन्होंने सूत्र भी इसका लिख दिया है। ठीक है ना, आगे अगर हम देखें, मानव विकास की उपागम है, इन्होंने मानव विकास की उपागम लिखी, कल्याण उपागम है, इसके बारे में बता दिया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, बिल्कुल जो लिख सकते हैं वही बताया कि मानव विकास उपागम के, इस उपागम के अंतर्गत मानव को उसके सभी विकासात्मक व लाभार्थी गतिविधियों के रूप में देखा गया है। इसके अनुसार मानव विकास में प्रतिभागी नहीं है, निष्क्रिय प्राप्त करता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको दे। 1.5 नंबर मिल गए। लेकिन बेटा मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अगर यहां पर हैंडराइटिंग आपकी ठीक है, एग्जाम के टाइम और जल्दी भी बिगड़ती है, तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। कैसे, फिर आप बोलेंगे सर कैसे लिखें, मैं यहां पर कहना चाहूंगा, 2 मिनट लेना चाहूंगा आपको, कि आप लिखते हैं कल्याण उपागम। आप क्या लिखते हैं, कल्याण उपागम, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है इस तरीके से करके, पहला तो लिखना है इसमें कि मनुष्य क्या है, इसमें क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा इसमें लिखना है, इसमें मनुष्य के कल्याण, फिर आप लिखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा लिखेंगे आप, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोजगार उपलब्ध कराए। चीजें वही लिखी है, लेकिन थोड़ा खुलकर अच्छा लग जाएगा आपको। इस तरीके से पॉइंट बना के 1 2 3 4, और बार बार आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा कि कल्याण उपागम ये है, कल्याण उपागम है, पॉइंट से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बताने की कोशिश की है। आगे देखिए आप, अब देखिए इन्होंने यहां क्या गलती करी, इन्होंने जिनकी कॉपी, जिन्होंने क्या गलती करी, देखिए आप, यहां पर सेकंड आधारभूत अवस्था उपागम यहीं पर ले लिया और यहां खत्म कर दिया, और अगला क्वेश्चन भी शुरू हो चुका है। इस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिले हैं। लेकिन अगर बेटा आपकी हैंडराइटिंग खराब हुई तो यहां पर आप मात खा जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप इसको पैराग्राफ चेंज ना करके थोड़ा पैराग्राफ चेंज करिए, लाइन छोड़िए। आधुनिक पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है, बिल्कुल इन्होंने यंत्रीकरण कर दिया है। आप इसमें काफी अच्छा है। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो जो अपना ऐप है उसमें, उस कोर्स के अंदर मैं इसकी जो दोनों है पीडीएफ वो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं इसको प्रोवाइड करा सकता हूं। अच्छा, इसमें देखिए आप, आधुनिक पैमाने की विशेषता, पहला यंत्रीकरण हो गया, इसके बारे में लिख दिया।
दूसरा यहाँ पर प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया, वो भी इसके बारे में लिख दिया है ना। 1.5 नंबर यहाँ पर मिल चुका है। क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत, शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण, अदक्षता को समाप्त करने एवं प्रदूषण के निवारण जैसे उपाय सम्मिलित है। इन्होंने कैसे लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शब्दों का चयन इतना कठिन नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आप इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे इन उद्योगों के अंदर इस प्रकार की तकनीक का विकास किया जाता है जिससे वो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता हो। नवाचार ही एक ऐसा नवाचार है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, यहां पर भी इन्होंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ठीक है, इस तरीके से इनके उत्तर चल रहे हैं, काफी अच्छा है, बिल्कुल बृहत रंग मार्क है, काफी अच्छा बताया है इसमें, है ना। पहले एक थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लाइन का ध्यान रखिए। बाकी इन्होंने अच्छा किया है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 नंबर है, इन्होंने इसमें लिखा कि इसका उद्देश्य लिख दिया है। मेरा मानना है कि अगर यहां पर ये लिख दें कि ये आया कब था, 2015 में आई है, तो ये भी अगर लिख देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। वो इन्होंने सन नहीं लिखा है, नहीं बाकी अच्छा है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, गैरीसन नगरों की छावनी नगर क्यों कहते हैं, तो इसमें कोई इन्होंने लिखा है कि रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व सामरिक महत्व के नगर होते हैं, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। इन्होंने ये नहीं बताया कि अंबाला कहां पर है, जालंधर कहां है, महू कहां है, मैंने आपको सब चीजें बता रखी है। मैं इस कॉपी की कमी नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं ये बता रहा हूं कि इससे अपन और क्या सीख सकते हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा गैरीसन नगर, मैंने आज मॉर्निंग में बताया था, आप गैरीसन नगर करें और फिर आप लिखें कि ये ब्रिटिश काल में इनका उद्भव हुआ है। दूसरा लिखें कि ये सामरिक महत्व के होते हैं, ये रक्षा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, यहाँ पर सैनिकों को क्या होता है, अभ्यास वो हो जाता है, बस खत्म बात, और नीचे लिख दिया। इतनी लाइन आई ना, और सुंदर हो जाएगा बेटा, है ना। अभी हम एक कॉपी की चर्चा करेंगे, फिर आपको पता पड़ेगा कि मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर इन्होंने जैव ऊर्जा के बारे में लिखा है, 1.5 में से 1.5 नंबर मिल गया। सतत पोषण विकास के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। यहां पर इन्होंने डब्ल्यूसीडी के बारे में बताया, जो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि डब्ल्यूसीडी ने बताया है, ब्रटलैंड रिपोर्ट की बात की है, और फिर नीचे इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, आगे हवाई परिवहन के बारे में इन्होंने अच्छा बताया है, पूरे इनके जो परिवहन है, और खास पर लाइन देखिए क्या लिखी है, 2016-17 के अनुसार इसमें 25 हवाई अड्डे हैं। तो मैंने कहा था कि वो फैक्ट्स याद रहने चाहिए, फैक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चों ने गलत भी किया था पिछली बार, कि निपटाए गए नौभार के आधार पर पतनों के वर्गीकरण, आज सुबह कराए थे मेरे कार्यों के आधार पर, कंफ्यूज नहीं होना है। निपटाए के आधार पर औद्योगिक पतन है, एक वाणिज्यिक पतन आता है, और एक आता है आपके विस्तृत पतन आता है। ठीक है ना, जो सबसे बड़े संसार के पतन होते हैं। बड़ा अच्छा किया है, सामने आप पॉइंट्स डाला है, पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करके सामने की तरफ लिखा है। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। इनकी हैंडराइटिंग अच्छी है इसलिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो तो मैं ये मानता हूं कि आपने लिखा यहां पर वाणिज्यिक पतन लिखा, वाणिज्यिक पतन लिखा, अंडरलाइन किया, पॉइंट डाला आपने 2, और फिर आप इसको नीचे से लिखिए, यहां से सामने मत लिखिए, समझ रहे हैं आप। अगर आप इसके सामने यहां पर लिखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सामने मिक्स हो जाएगा। यहां नहीं हो रहा है क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छी है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो इसलिए मैं क्या कहना चाहूंगा कि पॉइंट्स को यहां डाला आपने, इनको नीचे शुरू करना चाहिए था, नीचे से। जिससे क्या होगा, ये पॉइंट अलग से दिख जाएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको आप तरीके को अपनाएं, फिर देखिए कॉपी कितनी सुंदर लगेगी। चीनी उद्योग के बारे में मैंने बता दिया, अच्छा है। निर्माण, अब देखो, निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को कितने भागों में विभाजित किया है, एनएच, एसएच, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, ग्राम सड़कें, है ना। यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने पहले तो इसके बारे में बताया है, फिर हर के बारे में वर्णन किया, और कुछ इन्होंने फैक्ट्स भी इस्तेमाल किए हैं। जैसे 2016 में इनकी लंबाई कितनी थी, 1,01,011 थी, और सामरिक केंद्र सरकार के अधीन होती है, महामार्गों ये क्या जोड़ती है, नगरों महत्वपूर्ण पत्तनों को जोड़ती है, सामरिक क्षेत्रों की रक्षा सामग्री इन पर से ली जाती है, ये सब चीजें इन्होंने बताई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो काफी अच्छी कॉपी है। जिला सड़कें आ गई, ग्रामीण सड़कें आ गई। ठीक है, आगे अपन देखेंगे, मतलब व्यापारिक केंद्र थे तो ग्रामीण विपणन केंद्र बताया इन्होंने। फिर इसके बाद में इन्होंने बताया ग्रामीण अवधि बाजार बताया, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते वहां अवधि बाजार लगाए जाते हैं, तो सप्ताह में पाक्षिक रूप से लगते हैं। बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे अगर हम देखिए भारतीय कृषि की समस्याएं बताई तो इन्होंने अनियमित मानसून पर निर्भरता बताया है, और काफी अच्छा लिखा है कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग सिंचित है, शेष समस्त कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन वर्षा पर निर्भर है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर है, मानसून का जुआ है। इस तरीके से बात करी है, और नंबर मिले 4 में से 4। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए नंबर मिल गए। दूसरा पढ़ा है उन्होंने उत्पादकता का निम्न स्तर पढ़ा है, और वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं पढ़ी। काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हैंडराइटिंग काफी अच्छी है। ठीक है, आगे एक नक्शा देखिए आप, नक्शा कितना प्यारा बनाया इन्होंने। कैपटाउन बताया है, पॉइंट्स लगाया है, और सामने की तरफ किया है।
न्यूयॉर्क किया है, बाहर की तरफ लिखा है जो मैं कहता हूं, मुंबई किया है यहां लिख दिया, और सिडनी किया है यहां लिख दिया, और पूरे 2 में से 2 नंबर है। ठीक है, यहां पर देखिए महाराष्ट्र का रत्नागिरी है किया है, और रत्नागिरी यहां लिख दिया है। बिल्कुल इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मैप नहीं था, पता नहीं था, लेकिन बिल्कुल हिसाब से करा है। बेल्लारी कहां पर है, बेल्लारी आपके कहां पर है, कर्नाटक में, यहां लिख दिया। दुर्ग और बेलाडीला कहां पर, छत्तीसगढ़ में है, तो बिल्कुल जो आपके हिसाब से उन्होंने यहां पर लिख दिया है ना। कोई ऐसा नहीं है, कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नक्शा पॉलिटिकल नहीं है, यानी सीमाएं बट नहीं रही, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास में आ गई है। अब मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग सामान्य हो तब क्या करें, तब किस प्रकार से आप सामान्य वर्ग को प्रभावित करें। हैंडराइटिंग सामान्य ही रहती है सबकी, ज्यादा अच्छी, जैसे इन बच्ची की मैं हैंडराइटिंग बात करूं, वाकई में नो डाउट बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग है, कॉपी देखते ही लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है या अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर रही है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग, जैसे मैं नेक्स्ट कॉपी लेता हूं, आप सुनिए, देखिए यह है 4 अप्रैल 2022 का पेपर था, 2022 की कॉपी है, 2022 की कॉपी है ना। पूरे, अब आप बोलेंगे सर नंबर कितने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं नंबर कितने आ रहे हैं इस बच्ची के, 56 नंबर, जो भी बच्चा है बच्ची के कितने नंबर आ रहे हैं, 56 नंबर आ रहे हैं, उसके भी 56 थे, इसके भी 56। अब देखो इसकी कॉपी देखते हैं हम, देखिए इन्होंने यहां पर कितने क्वेश्चन है, ये मेरे पास फिर पेपर है इसका, और यहां पर क्वेश्चन कितने हैं, यहां पर आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो आए हैं वो 9 है ना, पिछली बार 22 वाले, क्योंकि अब की बार पैटर्न चेंज हुआ है। और इस बच्ची ने जो आंसर दिए वो ऐसे दिए हैं, देखिए हैंड राइटिंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, अशुद्धि भी हो रही है, और आप सामने देखिए, आप बोलते सर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है सर क्या करूं, आप देख लें सामने 56 में से 56 नंबर आ रहे हैं इसके, है ना, और आप बोल अशुद्धि। अब आप देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था इसके अंदर, आप पेपर भी आप उठा के देखेंगे आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन था ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है, नदियों के सहारे, सड़कों के सहारे, झीलों व तालाबों के चारों ओर, नहरों के सहारे। तो झीलों व तालाबों के इन्होंने पहला लिखा, सह लिखा, और सामने ही उत्तर लिख दिया। अब भैया अब आप बोलोगे सर इतना क्यों लिखा, उस बच्ची ने तो कुछ नहीं लिखा था। अरे भैया उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी कि वहां पर कम लिखकर भी उससे काम चल रहा था। अब यहां पर इसको प्रभावित करना पड़ेगा, इसने एक भी लिखा है, अगर उस बच्ची ने इतना भी लिखा था ना, इतना भी, तो भी उसके नंबर पूरे आए थे, इसने यह सामने भी लिखा है, ठीक है ना, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर सामान्य हैंडराइटिंग है तो लिखना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरे नंबर आते हैं आपके, जो क्वेश्चन कौन से हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, जो आपको उस तरीके से करने सामान्य जो। अब आप कॉपी देख लीजिए बेटा प्लीज, आप देखिए, मैं ये लिखा हुआ है तीसरे का पहला, संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। इन्होंने संचार भी सही ढंग से नहीं लिखा है, संचार भी जो लिख रहे हैं, तो ये देखिए संचार भी इस तरीके से लिख रहे हैं, ये इस तरीके से, है ना, ये देखिए, मतलब वो भी लिख नहीं पा रहा है, लेकिन नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, जो मैं आपको बताता हूं। संचार के व्यक्तिगत साधन है, नंबर 1 यहां लिखा है, नंबर 2 यहां लिखा है, ऊपर नीचे लिखा है। मेरे कहने का मतलब है, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं अपनी क्लास के अंदर भी कहता हूं, कि आपको जैसे आपने लिखा संचार के व्यक्तिगत साधन, ये लिखा, फिर नंबर 1 नंबर 2, ठीक है ना। ये चाहते तो कैसे लिखते, ये चाहते तो सामने भी लिख देती है ऐसे कैसे, लेकिन ये कॉपी कैसे लग रही है, खुली खुली लग रही है। मेरा बेटा मतलब समझना आप, कॉपी कैसे लग रही है, अब आप बोलते साहब हैंडराइटिंग खराब है, अब बेटा अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो कॉपी खुली खुली लग रही है, तो ये तरीके होते हैं, है ना। अब कॉपी सर और भी अच्छे लगे, और भी अच्छे लगे, जो मैंने तरीका बताया बेटा वो है, जैसे क्वेश्चन है, देखिए आप समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। इन बच्चे ने क्या लिखा है, वह व्यापारिक क्रिया जो उपभोक्ताओं की वस्तुओं प्रत्येक विक्रय से संबंधित होती है, उदाहरण फेरी रेहड़ी। मैं कह रहा हूं कि आपको इससे भी अच्छा तरीके से मैंने बताया है। आप बोलेंगे सर कैसे बताया है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, फुटकर व्यापार, ठीक है जी, ठीक है, और आपने इस तरीके से किया, ये करने का पैटर्न है। फिर आपने लिखा संबंध किससे है, तृतीयक व्यवसाय से संबंध, तृतीयक व्यवसाय से संबंध। दूसरा इसमें क्या होता है, फुटकर व्यापार उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है, उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है। और तीसरा आपने लिख दिया, इसके जो उदाहरण है वो लिख दिया आपने, फेरी वाला, रेडी वाला, जो भी आपने लिख दिया। तो मुझे बताइए, अगर आप कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे, यानी चार्ट बनाकर लिखेंगे, तो ये कॉपी और सुंदर नहीं लगेगी क्या, आप खुद सोच के बताइए बेटा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपको इस तरीके से काम को करना है, बड़ा मजा आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसमें कोई खास, ये जो लाइनिंग चल रही है बेटा, कॉपी चेक करिए जिन्होंने, उनकी लाइनिंग है। आप ये मत समझना कि सर ये लाइनिंग कहां से हो रही है ना, बच्ची ने कोई लाइनिंग नहीं करी है, कहीं आप भी अपनी कॉपी में लाइनिंग करने लग जाएंगे, सर ये लाइनिंग कराएंगे, ये लाइनिंग चेक वाली लाइनिंग है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, यहां पर आप देखें स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो ये उन्होंने लिख दिया, है ना। क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, अपन आगे तक देखते हैं।
अब देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? क्या लिखा है देखिए, मानव भूगोल के अंतर संबंध में जर्मन भूगोलवेत्ता ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्ति। एक एक लाइन चेक करिए, अब आप सोचते ही चेक नहीं करिए, है ना। प्रबल शक्तियों को अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। विद्यमान इस विचारधारा के संबंध में ये विद्यमान तो गलत लिखा है, विद्वान बोलना चाह रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, गलती को माफ किया क्योंकि अच्छा लिखा है। विद्वान इस विचारधारा के संबंध में ये मानते हैं कि मानव प्रकृति की प्रचंडता का प्रबल शक्तियों से डरता है और उसके आदेशों को मानता है। कहने का मतलब यह है बेटा जी कि यहां पर अशुद्धियां भी है, फिर भी नंबर अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि इन्होंने कॉपी को खोलकर लिखा है। और पहले जो था वहां पर इन्होंने क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छी दी है। लेकिन मैं फिर वापस कहना चाहूंगा बेटा कि यहां पर ये बच्ची अगर ऐसे लिख देती, क्या पर्यावरणीय निश्चयवाद, इस तरीके से लिख देती पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है, और फिर इस तरीके से लिखती, यहां पर पहले लिखती कि ये क्या है, जर्मन विचारधारा है ना। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कम से कम 10 लाइन लिखी इसने, इतनी लिख सकते हैं अपन, जर्मन विचारधारा है। दूसरा इसमें लिखेंगे प्रकृति प्रमुख है, मनुष्य गौण है, ये लिख दिया आपने, ठीक है ना। दूसरी लाइन लिख सकते हैं, इसके अंदर मनुष्य को निष्क्रिय मानते हुए प्रकृति को प्रबल माना गया है, ठीक है। आप चौथी लाइन इसमें लिख सकते हैं, यहां पर पर्यावरण जो निश्चयवाद विचारधारा है ये मुख्यतः क्या हुई है, रेड जेल के द्वारा दी गई है। इस तरीके से आप ये लिखेंगे तो कॉपी बताइए और सुंदर नहीं होती क्या? अगर ये इस तरीके से लिखकर और ये 1 जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरीके से लिखती, आप खुद बताइए, अगर ये यहां पर इस तरीके से लिख के और फिर इसको बनाती 1 2 3 4 5 6 7 तो और अच्छी लगती ना। तो बस यही कहना चाह रहा हूं, जहां पर आप लिख सकते हो पैराग्राफ। अब इन्होंने क्या कमी करी इस बच्ची ने कि पैराग्राफ भी पूरा ही लिखा है, इस पैराग्राफ में लिखे तो आपको पैराग्राफ को चेंज करना चाहिए, कहीं ना कहीं पर तो एक बार चेंज करना चाहिए था। अब देखो यहां पर देखिए, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बड़ा ही देखो मांग परिवहन लिखा है और फिर उसके बाद अंतर बता है ना। कॉपी को इन्होंने खुला खुला लिखा है, इस कारण नंबर मिले। देखिए 2 लाइन छोड़ी है। अगर मुझे बताइए ये बच्चा जो भी है, अगर ये उस बच्चे की तरह 2023 की कॉपी की तरह अगर यहीं से इसको स्टार्ट कर देती ना बेटा, 56 तो छोड़िए, एग्जामिनर इस कॉपी को पढ़ भी नहीं पाता। जैसे आपने उसमें देखा था कि वहां पर कॉपी को वहां पर क्या किया था, उसने लाइन ही नहीं छोड़ी थी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूरा हो गया। ग्रामीण बस्तियों के स्वास्थ्य शिक्षा को साधनों का अभाव होता है, पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर भी जो इनके सर है, वाकई में उनकी तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने कहा होगा इस बच्चे को कि बेटा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हर पॉइंट्स के बाद जगह छोड़ेंगे। देखिए हर पॉइंट्स के बाद जगह छोड़ रहे हैं, है ना। यहां तो जगह नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हर पॉइंट्स के बाद जगह छोड़ रहे हैं। देखिए आप, वह नगर जो अलग अलग नगरों को आपस में जोड़ता है, तो एक लाइन छोड़ दिया। इसका सर्वप्रथम को पीटर गेडीज ने किया था सनगुन, ये सन नगर है। सर तो वो सीमांत श्रमिक है, मुख्य श्रमिक है, इसकी परिभाषा दी है। तो यहां पर भी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि यहां पर आप, अब देखिए इसमें यहां पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, देखो वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं, उनके सीमांत श्रमिक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विश्व में सीमांत श्रमिक व मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 39.8 है, विश्व में नहीं है, भारत की जनसंख्या में है। लेकिन कॉपी इतनी अच्छा कर रखा है कि गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं आपको क्लास में भी कहता हूं, है ना। और इसको करने का तरीका क्या था, इसको करने का तरीका फिर वापस कह रहा हूं कि यहां पर ऐसे करते हैं कि आर्थिक आधार पर जनसंख्या 3 प्रकार की होती है, मुख्य, फिर होती है सीमांत और फिर होती है अश्रमिक। फिर सीमांत करके फिर उसके यही पॉइंट्स बनते और फिर मुख्य करके इसके भी इस तरीके से पॉइंट्स बनते, जो मैं आपको बता रखा हूं। तो इस तरीके से कॉपी होती है तो और भी अच्छी लग जाती है, ठीक है। ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। आप देखिए कितनी खुली खुली कॉपी है, कितनी जगह छोड़ रखी है, इस कारण ये यहां पर इसका बचाव हो रहा है। देखिए आप खुद देखिए, अगर ये कॉपी में लाइन नहीं छूटती तो यहां पर इनका बचाव नहीं हो पाता। एक पॉइंट लिखा है, देखिए फिर एक लाइन छोड़ दी है, एक पॉइंट लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ दी है। यहां पर एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, लघु उद्योग की बात करी है, ये भी लिख दिया है। जहां पर पैराग्राफ लिखना है वहां तो लिखेंगे ही आप, लेकिन जहां पर आप उसको टुकड़े में तोड़ सकते हैं वहां तोड़िए बेटा। मैं वापस कह रहा हूं, क्योंकि आप ये लिखेंगे तो कॉपी बड़ी सुंदर लग जाएगी आपकी। अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, अच्छी है तो भी, अब जैसे ये पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यही पैराग्राफ इतना लंबा हो जाता है तो क्या बोरियत लाता है। तो कहीं पर आप टुकड़ा कीजिए, ब्रेक कीजिए इसको। कच्चा माल अथवा वाला क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए आप यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। यहां पर आपकी परिवहन शक्ति के साधन है, ये बड़े उद्योगों की विशेषता है।
खनन नगर, देखो कितना प्यारा लिखा है। देखो बाह्य स्त्रोतन का अर्थ होता है कि ठेका देना। जब ठेका बाह्य स्त्रोतन पर दिया जाता है तो उसमें किया जाने वाला कार्य समुद्र पार के स्थान पर स्थानित कर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे सर आप बार बार में कह रहे हैं, मैं आपको कहूं कि इन्होंने ये बाह्य स्त्रोतन लिखा है। बेटा मैं अगर आपको बता रहा हूं तो आपको बाह्य स्त्रोतन कैसे लिखना चाहिए, बाह्य स्त्रोतन कैसे लिखना चाहिए आपको, ये देखिए आप यूं करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने व कीमत को कम करने, व कीमत को कम करने के लिए बाहरी संस्था को ठेका देना, बाहरी संस्था को ठेका देना, बस इतना ही। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे कि बाहरी संस्था क्या करती है, जो भी बाहरी संस्था होती है वो क्या करती है, वो पूंजी का, तकनीक का क्या करती है, निवेश करती है, तकनीक का निवेश करती है। इससे क्या होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और प्रवास में कमी आती है। चौथा पॉइंट आप ले सकते हैं कि इसमें उपभोक्ताओं को कम कीमत की वस्तु मिल जाती है। तो मतलब कितना सुंदर लगेगा। और फिर डायग्राम जो मैं कहता हूं इतना ही लिखा है। आप बोलोगे सर कितना लिखवा रहे हो, इसने भी इतना कुछ लिखा तो है ना, तो 4 पॉइंट तो वहां पर हो गए। और डायग्राम में कितना टाइम लग रहा है, आपने एक बनाया, एक क्षेत्र बनाया, ठीक है, यहां पर आपने लिखा कि वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और कीमत को कम करने के लिए, और एक संस्था ले ली, उसको आपने यहां पर बुला लिया इस तरीके से, है ना। ये संस्था क्या ला रही है, यहां पर पूंजी का निवेश कर रही है, यहां पर तकनीक ला रही है, यहां पर बौद्धिक क्षमता हो रही है। और ये क्या है, एक बाहरी संस्था है। और इसको क्या कह दिया अपन ने एक तरीके से, ये बाहरी संस्था, यही क्या कहलाता है, बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। तो एक बार डायग्राम भी थोड़ा सा बन जाए तो वो भी आपको बनाना है ना बेटा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रोपण कृषि के क्षेत्र लिख दिए। फिर देखो इन्होंने ये लिखा, पॉइंट लिखने के बाद में यहां पर इन्होंने गैप छोड़ा है, यहां पर भी गैप छोड़ा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए यहां पर चार्ट बनाना चाहिए था, यहां पर औद्योगिकरण करा, नगरीकरण करा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर क्या करना चाहिए था इसमें कि आर्थिक कारक ये रहे, उसके पॉइंट ये रहे, उसका पॉइंट ये रहा, फिर उसके बाद में आपके पास सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, फिर भौगोलिक कारक, इस तरीके से चार्ट बनाना चाहिए था। फिर भी अच्छा किया इन्होंने। अब देखिए मानचित्र, प्रश्न नंबर 21 मानचित्र में देखिए इन्होंने लिखा है। अब देखिए मानचित्र, देखिए मानचित्र कैसे लिखा है इन्होंने, देखो भारत का है, और देखिए आप उदयपुर लिखा है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैप नहीं था इसलिए यहां पर अपने हिसाब से लगाया, ठीक है चलिए मान लीजिए, मान लिया उन्होंने। खेतड़ी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन सामने वाला एग्जामिनर भी क्या करता है, जब चीजों को देखता है तो पूरे में से पूरे नंबर दिए, सिंहभूमि यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आया आपके पास में विश्व का कनाडा, कनाडा बिल्कुल आपका कनाडा सही है ना। न्यूजीलैंड ये सही है। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो बेटा दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है लेकिन नंबर दिए गए हैं क्योंकि अच्छी कॉपी है। और उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला पूरा आ गया। अब उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्या होता है, ये पूरा ही होता है, फ्रांस, स्पेन, ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप यूं कर देते ऐसे, या फिर इसको यूं कर देते तो और मजा आ जाता, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं बेटा ये कॉपी है, दोनों कॉपी देखी। मैं ये मानना चाहूंगा कि क्या हैंडराइटिंग अच्छी हो या बुरी। सबसे बड़ी बात है जो अपन कहना चाहेंगे वो आप मानकर चलिए कि आपको क्या करना है, पहली बात तो कॉपी में खुला खुला लिखना है। यानी आप कोई भी पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिखा, जैसे लिखा आपने लिखा सकल घरेलू उत्पाद, कुछ भी आपने नाम लिख दिया। अब इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नीले पेन से लिखे, ब्लैक से अंडरलाइन करें और फिर यहां से लिखना शुरू करें आप, यहां से। उससे क्या फायदा होगा, आपका ये पॉइंट्स अलग से ही दिख जाएगा, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आपको नीले पेन से करना है, जहां पर भी आपको लगे कि एग्जामिनर को दिखाना है एक्स्ट्रा, वहां पर आप ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मैंने बताया आपके पास में आ जाए कि मानव विकास अवधारणा किसने दी है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आपको क्या करना है, मानव विकास अवधारणा, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। आपने थोड़ा सा यूं बनाया और आपने लिख दिया पाक अर्थ शास्त्री डॉक्टर
महबूब उल हक, बस इतना ही, और एक पॉइंट डाल दिया विकल्पों में वृद्धि, बस। अब मुझे बताइए, ये तरीका बेटा आरएस की परीक्षाओं में काम नहीं आता है। एग्जामिनर इतना देख लेगा कि यार पाक अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक बिल्कुल सही लगा, और ये भी लिख दिया, ये लिखना नहीं है विकल्प में वृद्धि को ही मानव विकास करेगा, वो आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा बेटा कि वो कहीं पर, जैसे इस बच्चे की गलतियां माफ करी वैसे आपकी गलतियां माफ करेगा। तो जितना आप चार्ट के माध्यम, जिसको चार्ट ही कहते हैं अपन, आप एक सीधी लाइन में लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, तो भी आपके नंबर मिलेंगे। आप बोलोगे सर अगर मैं लिख देता तो क्या नंबर नहीं मिलते? कि मिलते, लेकिन नीचे आप अगले क्वेश्चन में कहीं गलती कर रहे हैं तो वहां पर वो गलती पकड़ी जाएगी। तो यहां पर बनाइए, जितने आप चार्ट बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए चार्ट के मेथड जैसे होते हैं अपने, जैसे मान लीजिए जनसंख्या वितरण हो गया, तो आपने लिख दिया आर्थिक कारक लिख दिया, फिर आपने लिख दिया खनिज है, भौगोलिक खनिज है, नगरीकरण है, यहां पर लिख दिया भौगोलिक कारक आपने लिख दिया। इस तरीके से बनाए, जितने चार्ट्स बन सकते हैं आप उस तरीके से बनाए, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको क्या बताई मैंने आपको, कि लाइन छोड़े, जैसे एक क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन के बाद में कम से कम एक लाइन छोड़े, फिर दूसरे क्वेश्चन के बाद लाइन, तभी अच्छी होगी। देखो इन्होंने लाइन छोड़ दी, यहाँ पे यहां लाइन छोड़ती, यहां लाइन छोड़ती, तो इस तरीके से करना है बेटा। तो मैंने जो चीजें बताई है बेटा आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा नहीं कि नंबर, इन्होंने तो क्रम से किया है, अगर आप क्रम से भी नहीं करें, जो क्वेश्चन पहले आता है वही करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे ठान कर बैठ जाए कि मुझे पहला ही क्वेश्चन करना है, जैसा भी आता है आपको वैसा करना है। और सबसे बड़ी बात है, कॉपी को खुला खुला करना है। ये कॉपी में कोई अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको मैंने दिखा दिया। अगर आप मान नहीं रहे हैं तो देख लीजिए, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन देख कॉपी जब बच्चा करता है तो देखिए आप, इसमें 56 में से 56 नंबर आए हुए हैं, इस बच्ची के, बच्चा जो भी है उसे 56 में 56 नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, विशेषकर 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो अगर आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसके आसपास के पॉइंट्स और लिख रहे हैं। जैसे आपके पास आ जाए नियतिवाद विचारधारा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे नियतिवाद विचारधारा यह है, जिसे जर्मन विचारधारा भी कहा है, एक लाइन लिख दिया। आपसे पूछा कि भाई रेडजेल ने कौन सी पुस्तक दी है, तो आप लिखेंगे जर्मनी की भूगोलता रेडजेल ने एंथ्रोजोग्राफी पुस्तक दी है, ठीक है ना। तो जर्मन, अच्छा उसने जर्मनी में बताया है ना, रेडजेल के साथ जर्मनी में बताया, या आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, चार्ट के जितने पैटर्न बन जाए, चार्ट के जितने पैटर्न बन जाए वो बनाने। हर क्वेश्चन के पास में, हर क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा उसके बाद एक या दो लाइन छोड़नी है। राइटिंग आपकी ज्यादा खराब है तो पॉइंट्सों के बाद में भी आप लाइन छोड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद में भी। ऐसा नहीं कि कॉपी में हर लाइन के बाद छोड़ेंगे, पॉइंट्स के बाद में भी आपको लाइन छोड़ सकते हैं। नक्शा जो आएगा वहां पर आपको क्या करना है, बाहर की तरफ आउटर में लिखना है इस तरीके से, और लिखने के बाद उसको उसको ब्रैकेट में बंद करना है। इन्होंने नहीं किया, फिर भी एग्जामिनर में नंबर दिए हैं। कभी बार क्या करते हैं बच्चे, सबको अंडरलाइन करने जाते हैं, वो भी नहीं, कॉपी खराब हो जाएगी। जिसको आपको एग्जामिनर को पॉइंट्स को दिखाना है उसको अंडरलाइन करना है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इस तरीके से पेपर दीजिए, इंग्लिश का पेपर आ रहा है उसमें भी आप इस तरीके से फोकस कीजिए। अपनी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो उसको अच्छे रंग से दीजिए, अगर थोड़ी सी खराब हो तो कॉपी को खोल खोल कर लिखिए, दूर दूर लिखिए। आप यूं ही पढ़ते रहिए बेटा, और इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से नंबर आएंगे। जब इस कॉपी में नंबर आ सकते हैं तो आप, मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, आपके जो सर पढ़ाते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके बताएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके बता रखे हैं जहां से आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। अगर इस कॉपी में नंबर 56 में 56 मिल सकते हैं तो आप सोचिए आपको भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक बेटा, बस यही कहना चाह रहा था। यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।